विश्वास है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एनसीईआरटी मंथन कार्य योजना के तहत आज क्लास 12th के छात्रों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से समष्टि अर्थशास्त्र से एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है आय तथा रोजगार का निर्धारण। इस चैप्टर को शुरू करने के पूर्व हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे, किस किस टॉपिक पर हम लोग एक विस्तृत विमर्श करेंगे। पहले आप ध्यान से उन सारे टॉपिक को देख लीजिए। हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से देखेंगे एमपीसी और एमपीएस में संबंध। हम लोग निवेश गुणक के बारे में देखेंगे और निवेश गुणक के क्रियाशीलता के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत पर। इसके बाद केन्स के रोजगार सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग निवेश और निवेश फलन पर एक विस्तृत विमर्श करेंगे। इसके बाद पूंजी की सीमांत उत्पादकता को समझेंगे, उपभोग फलन और केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी समझेंगे। अस्फीतिजनक अंतराल और अस्फीतिजनक अंतराल को भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे और राजकोषीय नीति पर भी हम लोगों का क्लास आधारित रहेगा। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने के पूर्व जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो अपने सिलेबस को मिला करके देख लें कि इस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में रहता है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसके सिलेबस में ये सारे टॉपिक सम्मिलित हैं और अपने चर्चा के दौरान हमारा एकदम प्रयास होगा, हमारा एकदम एक सार्थक प्रयास होगा कि हर टॉपिक पर एक विस्तृत चर्चा किया जाए और हर टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों पर भी एकदम विस्तृत चर्चा किया जाए। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज का प्रश्न है एमपीसी और एमपीएस से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न के दूसरे भाग में आप देख रहे होंगे एमपीसी और एमपीएस में जो संबंध है उन संबंधों पर भी हम लोगों को चर्चा करना है। चलिए हम लोग आज के प्रश्न को शुरू करें। प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में रिलेशन क्या है, इस पर हम लोग विमर्श करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि ये एमपीसी है क्या। एमपीसी का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हम लोग एक साधारण बात जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो आय बढ़ने से उपभोग पर खर्च भी वह अधिक करने लगता है। हम लोग ये बात जानते हैं या अपने व्यवहारिक जीवन में भी ये महसूस किए हैं कि जब हमारा आय बढ़ेगा तो हमारा उपभोग पर खर्च भी बढ़ेगा। मतलब एमपीसी का यहाँ मतलब जो है आय में वृद्धि का वह भाग जो उपभोग करने के ऊपर खर्च किया जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा। हम रिपीट कर लें, हम लोग जानते हैं सीमांत का मतलब इकोनॉमिक्स में एक अतिरिक्त इकाई से होता है। जब किसी व्यक्ति के आय में इजाफा होता है, आय में वृद्धि होता है, तो आय में वृद्धि होने से कंजम्पशन में भी वृद्धि होता है। आय में वृद्धि का वह भाग
जो उपभोग करने के ऊपर व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने का तरीका है AMPC इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y। यहाँ डेल्टा C उपभोग में परिवर्तन है और डेल्टा Y आय में परिवर्तन है। यहाँ डेल्टा C का मतलब उपभोग में परिवर्तन है, डेल्टा Y का मतलब आय में परिवर्तन है। हम लोग इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं कि उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। फिर से रिपीट करें, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इस तरह से हम लोग अपनी चर्चा के क्रम में समझे कि आय बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा। बढ़े हुए आय का वह भाग जो उपभोग करने के ऊपर व्यय होगा वही कहलाता है AMPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। AMPC के बारे में कहा जाता है कि AMPC हमेशा 0 से अधिक होता है और AMPC 1 से कम होता है। इस टेक्निकल बात को समझ लिया जाए कि AMPC हमेशा 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। इसका क्या मतलब है? AMPC 0 से अधिक क्यों होता है? इसका कारण है कि जब किसी व्यक्ति का इनकम 0 हो जाता है तो इनकम 0 होने से उसका उपभोग 0 नहीं होता है। यदि कोई आदमी अगर कमाना बंद कर दे तो वह उपभोग करना बंद नहीं करता है, बल्कि पूर्व के बचतों से भी वह कंजम्पशन करता है। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि इनकम 0 होने से उपभोग 0 नहीं होता है, इसलिए AMPC 0 से अधिक होगा। और इसके 1 से कम रहने का क्या कारण है? AMPC 0 से अधिक होता है और 1 से कम रहता है। 1 से कम रहने का मतलब है कि हमारा जितना इनकम बढ़ेगा, अपने बढ़े हुए इनकम का पूरा भाग कंजम्पशन के ऊपर खर्च हम लोग नहीं करते हैं। मतलब जितना इनकम बढ़ता है उससे कम कंजम्पशन में वृद्धि होती है। मतलब AMPC 0 से अधिक और 1 से कम होना ये कहीं न कहीं केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की ओर इशारा करता है। हम लोग केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर एक विस्तृत विवेचना करेंगे, लेकिन संक्षेप में समझ लें। केन्स महोदय ने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का आय 0 होगा तो कंजम्पशन 0 नहीं होगा। दूसरी बात, जितना आय बढ़ेगा उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि आय से कम कंजम्पशन में वृद्धि होगी। और तीसरा बात, पहला बात क्या हम लोग देखें कि आय 0 होगा तो कंजम्पशन 0 नहीं होगा। दूसरा चीज हम लोग देखें कि अगर आय बढ़ेगा तो जितना आय बढ़ता है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे कंजम्पशन कम बढ़ता है। और तीसरा जो बात है, आय और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है। ये तीन संबंधों को केन्स अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में समझाए। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि आय में वृद्धि का वह भाग जो उपभोग के ऊपर व्यय किया जाएगा, जो कंजम्पशन के ऊपर व्यय किया जाएगा, AMPC कहलाएगा। फिर हम लोग चर्चा किए कि AMPC का वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम होगा। इसका मतलब भी हम लोग देख लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ हम लोगों को चर्चा करना है कि AMPC निर्धन वर्ग के लोगों में अधिक होता है अमीर वर्ग के तुलना में। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमीर व्यक्ति के तुलना में गरीब व्यक्ति का AMPC अधिक होगा, या गरीब वर्ग में AMPC अधिक रहेगा अमीरों के तुलना में। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे
हम लोग यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। दो व्यक्ति ए और बी, ये अमीर व्यक्ति है, ए व्यक्ति अमीर व्यक्ति है और बी गरीब व्यक्ति है। अब सोचिए, ए के पास पहले से 5 कारें थी, इसके पास फ्लैट भी था, लेकिन बी व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति था, बी व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति है। अब सोचिए, ए और बी दोनों का आय बढ़ जाए। मान लिया जाए कि ए व्यक्ति के पास भी 10 लाख रुपया आ जाए, इसका आय बढ़ के 10 लाख रुपया हो जाए, और बी व्यक्ति के पास भी 10 लाख रुपया आ जाए। तो आप बताइए कि चूंकि ए व्यक्ति के पास पहले से कार था, ए व्यक्ति के पास पहले से फ्लैट था, बी व्यक्ति के पास पहले से घर नहीं था, बी व्यक्ति के पास पहले से अपनी कार नहीं था, तो बी व्यक्ति क्या करेगा? जब उसका इनकम बढ़ के 10 लाख होगा या उसके पास 10 लाख रुपया आ जाएगा, तो बी व्यक्ति चाहेगा कि वो घर बनाए, वह चाहेगा कि कार खरीदे। लेकिन ए व्यक्ति के पास चूंकि पहले से कार था, पहले से अपना फ्लैट था, इसलिए वह नई कार नहीं भी ले सकता है। मतलब ये हुआ कि जो गरीब व्यक्ति है उसका एमपीसी अधिक होगा अमीरों के तुलना में। तो हम लोग अब चर्चा किए कि गरीब का एमपीसी क्या होगा? अधिक होगा, किसके तुलना में? अमीरों के तुलना में। अब हम लोग ध्यान से एमपीसी को कैसे निकाला जाए, इसकी गणना कैसे किया जाए, ये समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि हमारा इनकम 10,000 रुपया पर मंथ है। जब 10,000 रुपया मेरा पर मंथ है और हम उपभोग करने के ऊपर 3,000 रुपया खर्च करते हैं, हमारा इनकम बढ़ के हो गया, अब हम पर मंथ 20,000 रुपया कमाने लगे। तो जब 20,000 रुपया हम कमाने लगेंगे तो हो सकता है कि हम पहले की तुलना में ज्यादा उपभोग करने पर खर्च करेंगे। अब मान लीजिए हम उपभोग करने के ऊपर 7,000 रुपया खर्च करने लगे, तो एमपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एमपीसी निकालने का फार्मूला देखिए, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा सी का मतलब क्या था? उपभोग में परिवर्तन। आय बढ़ने से उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं उपभोग में परिवर्तन 4,000 रुपया है। यहाँ डेल्टा वाई का मतलब आय में परिवर्तन है। यहाँ आय में परिवर्तन देखिए, आय में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो आय में परिवर्तन 10,000 हो रहा है। ये 3 0 कट गया, ये बच जाएगा 0.4। तो एमपीसी निकल गया 0.4। मतलब ये 0.4 बताता क्या है? ये 0.4 ये बताता है कि जितना हमारा आय बढ़ा था, उस बढ़े हुए आय का हम 40% कंजम्पशन पर व्यय कर रहे हैं। जो बढ़ा हुआ आय है उसका हम 40% कंजम्पशन करने के ऊपर खर्च करते हैं। तो हम लोग एमपीसी को समझे, एक बार फिर से दोहरा ले। एमपीसी का मतलब देखिए, आय में वृद्धि का वह भाग जिसका कंजम्पशन के ऊपर हम लोग खर्च किए, एमपीसी का गया। फिर हम लोग चर्चा किए कि एमपीसी कैसे निकालते हैं? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब उपभोग में परिवर्तन था, डेल्टा वाई का मतलब आय में परिवर्तन था। तो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को एमपीसी कर रहे थे। अब हम लोग एमपीएस को समझे, सीमांत बचत प्रवृत्ति। एमपीएस का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति का मतलब है आय में वृद्धि का वह भाग जिसका हम लोग सेविंग करते हैं। आय बढ़ने से आय में वृद्धि का वह पार्ट, वह भाग जिसका हम लोग सेविंग करेंगे, जिसका हम लोग बचत करेंगे, सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाएगा। एमपीएस कैसे निकालते हैं? तो एमपीएस निकालने का फार्मूला है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा एस का मतलब बचत में परिवर्तन है, डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन। तो हम लोग कह सकते हैं
कि बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के रेशियो को एमपीएस कहते हैं। बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को एमपीएस कहते हैं। अब हम लोगों को यह समझना है कि एमपी, जैसे हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे कि गरीब वर्ग में एमपीसी अधिक होगा, उसी प्रकार से एमपीएस अमीरों का अधिक होगा गरीबों के तुलना में। मतलब जो अमीर वर्ग है वह गरीबों के तुलना में अगर उनका आय बढ़ेगा तो ज़्यादा सेविंग करेंगे। तो हम लोग ये चर्चा किए कि गरीब वर्ग का एमपीसी हाई, एमपीसी अधिक होगा, लेकिन अमीरों का एमपीएस अधिक होगा। उनका आय बढ़ेगा तो अपने आय का बड़ा भाग वो सेविंग कर पाएंगे, जो कि जो अमीर वर्ग है उनकी अधिकांश आवश्यकताएं पहले से पूरा रहता है। इसलिए अमीरों का जो एमपीएस है वो गरीबों के तुलना में अधिक होता है। अब चलिए हम लोग एमपीसी और एमपीएस में संबंधों को समझने का प्रयास करें। एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध है इसको ध्यान से हम लोग देखें। एमपीसी और एमपीएस में पहला रिलेशन है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जिसका एलएचएस क्या हो जाएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस। अभी हम लोग एमपीसी निकालने का फार्मूला देखे थे। एमपीसी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और एमपीएस के जगह में डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। चलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। डेल्टा वाई इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। यहां से आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी व्यक्ति का इनकम अगर आप निकालना चाहें तो इनकम कैसे निकालिएगा। जैसे आप हमारा इनकम निकालना चाहें, हम इस महीना में उपभोग करने के ऊपर कितना खर्च किए और हम कितना बचत किए, अगर हमारी कंजम्पशन को और हमारे सेविंग को जोड़ लिया जाए तो हमारा इस महीने का इनकम पता चल जाएगा। मतलब जब हम लोगों को इनकम निकालना हो तो इनकम निकालने का तरीका है सी प्लस एस। मतलब हम लोग उपभोग और बचत को जोड़ लेंगे, उपभोग व्यय और बचत को जोड़ लिया जाएगा तो हमारा इनकम निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस लिखा जा सकता है, मतलब उपभोग में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन को जोड़ देंगे तो इनकम में परिवर्तन निकल जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डेल्टा सी और डेल्टा एस के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई। तो हम लोग लिख दिए डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के जगह में डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई। बताइए ये डेल्टा वाई और डेल्टा वाई कट गया तो 1 इक्वल टू 1 आर एस। तो हम लोग पहला रिलेशन एमपीसी और एमपीएस में देखे कि एमपीसी और एमपीएस का जब योगफल करेंगे तो 1 हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं ये 1 होने का क्या मतलब है। यहाँ 1 किसके बराबर है, ये 1 इनकम के बराबर है। यहाँ 1 जो है ये इनकम को शो करता है, हमारे टोटल इनकम को बताता है। जब एमपीसी और एमपीएस को जोड़ देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो हम लोग पहला चीज देख लिए, पहला रिलेशन देख लिए कि एमपीसी और एमपीएस को जब जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। एमपीसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीएस। ठीक इसी प्रकार से एमपीएस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीसी।
हम लोग एमपीसी और एमपीएस में पहला संबंध देखे कि एमपीसी और एमपीएस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एमपीसी के बारे में जानते हैं, ये 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। अब दूसरा जो रिलेशन है, दूसरा जो महत्वपूर्ण संबंध है, उस दूसरे महत्वपूर्ण संबंध को हम लोग समझें। एमपीसी और एमपीएस में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। मतलब अगर हम ये कहें कि एमपीएस बढ़ गया, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एमपीएस बढ़ गया, तो इसका साफ मतलब होगा कि अर्थव्यवस्था का एमपीसी घटा होगा। ध्यान से सुनिएगा, बोले कि अगर एमपीएस बढ़ा तो एमपीएस के बढ़ने का सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था में एमपीसी घट गया होगा। अगर एमपीसी बढ़ा मतलब एमपीएस घटा होगा। इसको ऐसे समझिए और आसान तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए हम यदि ज़्यादा कंजम्पशन करें, अधिक कंजम्पशन करें, अधिक उपभोग करें, तो इसका सीधा मतलब है कि हम बचत कम करेंगे। अगर हम बचत ज़्यादा किए मतलब उपभोग व्यय कम होगा। तो एमपीसी में और एमपीएस में ऋणात्मक संबंध होता है। हम लोगों को एमपीसी और एमपीएस को डिटेल से इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि जब हम लोग निवेश गुणक की बात करेंगे, जब हम लोग निवेश गुणक पढ़ेंगे, तो निवेश गुणक के साथ एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन है। एमपीसी और एमपीएस का निवेश गुणक के साथ क्या रिलेशन है, थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा कर लें। जो इकोनॉमिक्स के नए छात्र हैं उन्हें ये बात शायद न भी समझ में आए, हमारे अगले क्लास में ये बात क्लियर हो जाए। लेकिन जो इकोनॉमिक्स को पढ़ चुके हैं वैसे छात्र समझ पाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि K यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। एमपीसी और एमपीएस में ऋणात्मक संबंध, ये देख लिए हम लोग, ऋणात्मक संबंध होता है। ये बात आपको समझना है कि K एक फार्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, और निवेश गुणक निकालने का एक फार्मूला है 1/एमपीएस। मतलब एमपीसी और गुणक में धनात्मक संबंध और एमपीएस और गुणक में ऋणात्मक संबंध, इनवर्स रिलेशन। यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूछा जा सकता है कि एमपीसी और गुणक में कैसा संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है। एमपीएस और गुणक में कैसा संबंध, तो इनवर्स रिलेशन होता है। इस पर हम लोग ऐसे डिटेल चर्चा अगले क्लास में जब हम लोग निवेश गुणक को पढ़ेंगे तो उस पर करेंगे, उस पर एक डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे और ये बात आपको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने पढ़ाई के क्रम को एकदम निरंतर आगे बढ़ाएं। देखिए, हम ये बात महसूस करते हैं, हम भी विद्यार्थी रहे हैं और हम आज भी विद्यार्थी हैं, हम निरंतर आज भी पढ़ते हैं। हम जो महसूस किए हैं पढ़ने के दौरान कि पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। कम पढ़ें कोई बात नहीं है, लेकिन रोज पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें और पुराने पढ़े हुए टॉपिक का बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पुनरावृत्ति करें, हम लोग रिवीजन भी करें। और हम बार बार एक बात बोलते हैं, भाषा कोई दीवार नहीं है। आप तथ्यों को एकदम क्लियर कट समझिए, चीज़ों को आप एकदम स्पष्ट तरीके से समझिए। भाषा कभी दीवार का काम नहीं करता है, कभी बाधक नहीं होगा। आप किसी भी माध्यम में चीज़ों को एक स्पष्ट तरीके से सिर्फ समझिए। हम लोग देखें कि आप पहली बात जो हम बोले कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखें और पुराने पढ़े हुए चीज़ों को भी आप दोहराते रहें। धन्यवाद।